अब यही गठबंधन की वो मजबूरी है जो मनमोहन सिंह एक वक्त पर गिनाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और उसके जो हालात जिस तरह के बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है मसरत आलम के साथ, उसी पर बातचीत करेंगे। मैं चाहती हूं कि मैं एक बार आऊं फिरदौस ताक साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, गृह मंत्री कार्रवाई की बात पर इतना मौन होने की क्या ऐसी मजबूरी की स्थिति है? देखिए, उसका एक और कारण भी है कि गृह मंत्री और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस ढंग के संवेदनशील विषय पे जो भी बात हुई है, वो बात सार्वजनिक रूप से टीवी के ऊपर संभवतः नहीं कही जा सकती। यह बात आप भी समझते हैं और यह बात हम भी समझते हैं, मगर गृह मंत्री ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट किया कि देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, गठबंधन की मजबूरी अलग होती है और खुद की सरकार अलग होती है। 27 मामले थे मसरत आलम पर पिछली सरकार के समय में, चार्जशीट क्यों नहीं हुई एक भी मैटर में? आखिर ये कानूनी पेच, लेकिन वो जेल से नहीं निकला, लेकिन वो जेल से नहीं निकला, इसीलिए तो जेल से नहीं निकला कोर्ट के आदेश के कारण, क्योंकि जब आप चार्जशीट नहीं दाखिल करेंगे तो फिर एक ना एक दिन उसको कोर्ट से ये रिलीफ मिल ही जाएगी। फिर क्वेश्चन तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने 10 साल कश्मीर और 10 साल केंद्र में शासन किया और चार्जशीट नहीं दाखिल की। फिर 27 मुकदमे हैं। मसरत पर मुफ्ती जी इतने मेहरबान क्यों हैं? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अरे मसरत पर मेहरबानी तो उन 10 साल के लोगों की पूछिए, मुफ्ती जी की मेहरबानी से हमें एतराज है। फिरदौस ताक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधांशु जी। और हम सुधांशु जी, फिरदौस ताक साहब एमएलसी जुड़ गए हैं पीडीपी के, उनसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, ये मेहरबानी क्यों, मसरत पे इतनी मेहरबानी क्यों धड़कता है इतना दिल आपका उसके लिए? अगर कानूनन उसको इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए तो क्यों आजाद है वो? देखिए, पहले तो हमें ये फैसला करना होगा कि देश और राज्य चलाना कैसे है। हेलो, हाँ साहब, आपकी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात पूरी करें। हाँ, पहले तो हमें ये फैसला करना हो कि देश और जो राष्ट्र यहाँ पे स्टेट है वो कैसे चलाना है। मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता है कि हमारा एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और एक पैनल कोड है। जैसे पूरे देश में इंडियन पैनल कोड लागू है, जम्मू कश्मीर में रणबीर पैनल कोड लागू है, और यहाँ पर भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जैसे कि पूरे देश में है। कानून और पुलिस जो है वो इस क्रिमिनल प्रोसीजर और पैनल कोड पे चलती है। जहां तक ये बात है कि क्या एक व्यक्ति जब कोई इलीगल एक्ट करता है तो क्या उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जानी चाहिए, वो हमारे पैनल कोड में भी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रिस्क्राइब है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 191 और 194 के हिसाब से जब कोई लीगल एक्ट होता है और पुलिस को इस बारे में इत्तला मिलती है, द फर्स्ट थिंग द पुलिस हैज टू डू इज टू रजिस्टर एन एफआईआर। वो कार्रवाई ऑलरेडी जो है वो कर चुकी है पुलिस। उसके बाद पुलिस ने क्या करना है वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रिस्क्राइब्ड है। पहले तो मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त कर रहा हूं, मैं सुबह से आज सभी अपने मीडिया के भाइयों से ये अपील करता हूं कि हमारी तरफ उंगलियां उठाएं, वो आपका हक बनता है, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस की एस्पायरेशन और उसकी कमिटमेंट पे उंगलियां ना उठाएं, क्योंकि ये यही जम्मू कश्मीर पुलिस है जिसने यहाँ पे मिलिटेंसी को कर्ब किया है। अरे ताक साहब, आप किसी गलतफहमी में मत रहिए, हम आप लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? ताक साहब, क्या आपको पता है कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? जरा वो धाराएं बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, सेक्शन 120B वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 147 आईपीसी, 341 आईपीसी, 336, 427 आईपीसी, जो आपने दो बताए उसके साथ मैंने आपको ऐसे में क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मैं खुद वकील हूँ, अरे ताक साहब, इसीलिए वकील हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बता दी है, मैं आपको धाराओं का मीनिंग बता रहा हूँ, इस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे पूरी बात करने देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए, जो आपका कंसर्न है वो हमारा भी कंसर्न है। अगर कोई इलीगल एक्ट होता है, जो ये रैली हुई है, जो ये पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया है, जो नारेबाजी हुई है, ये हमारे लिए भी उतना ही मैटर ऑफ कंसर्न है जितना आप है। लेकिन प्रॉब्लम आपके और हमारे बीच में सिर्फ इतनी है कि आप पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हम टीवी चैनल पे बता रहे हैं इसलिए मसरत आलम के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। अब हम टीवी चैनल पे बताएंगे फिर मसरत आलम अरेस्ट होगा। अगर हम टीवी चैनल्स पे नहीं बताएंगे तो मसरत आलम अरेस्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली वी आर फॉलोइंग इन द ट्रैप। ये वही लोग हैं जो
आइसोलेट हो गए थे, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन में आप फंस रहे होंगे, ट्रैप में आप फंस रहे होंगे। ये जो आप बता रहे हैं ना, लगता है मीडिया आपके लिए ज्यादा बड़ी परेशानी है मसरत आलम के। प्रायोरिटी शायद आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल परेशानी नहीं है, प्राथमिकताएं जो है ना आपकी, प्राथमिकता एक सेकंड में चाहती हूँ अन्य पैनलिस्ट भी आपकी बात पर कमेंट करें। आप मुझे बताइए, मैं 20 साल में, देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्राथमिकता की बात है, जम्मू कश्मीर में इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, और ये नहीं है कि ये पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं बार बार इस चीज को सुबह से दोहरा रहा हूं कि मसरत आलम हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए इशू नहीं है, क्योंकि स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, स्टेट के पास, हमारे पास कानून है और कानून की सुविधा है कि हम ऐसे इंसान के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम और हमारे लिए चैलेंज है वो मसरत आलम की आइडियोलॉजी है। मसरत आलम की आइडियोलॉजी है, ये मसरत आलम की आइडियोलॉजी है, ये मसरत आलम की आइडियोलॉजी है कि जब वो कहीं पे खड़ा होता है उसके साथ सैकड़ों नौजवान जो है आके खड़ा होते हैं। तो हमें मसरत आलम के साथ डील करने के साथ साथ हमें उस आइडियोलॉजी को डील करना चाहिए, हमें उस आइडियोलॉजी को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मसरत आलम जैसे लोग, आइडियोलॉजी से डील पिछले कई सालों से आइडियोलॉजी से डील किया जा रहा है। ऐसे लोग जब तक जेल में रहते हैं, सब मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल बोल रहा हूं। देखिए कांग्रेस, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो रहा है, मेरे कांग्रेस के साथी को समझना चाहिए आपकी लीगल और मॉरल अथॉरिटी नहीं है इस मसले में बोलने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर कुछ हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं। आज अगर मसरत आलम सर उठाकर कश्मीर में घूम रहा है उसके पीछे आप लोग हैं, क्योंकि 2010 से 2010 तक मसरत आलम एक छोटा सा हुर्रियत लीडर था। आपने मसरत आलम के सर पर 10 लाख का इनाम रखकर मसरत आलम को मसरत आलम बना दिया। ये आप ही है जिसने सैयद अली शाह गिलानी, जिसने यासीन मलिक और जिसने सलाउद्दीन को क्रिएट किया। ये आप ही लोग हैं जिसने मसरत आलम को क्रिएट किया। ये आप ही लोग हैं। आपके लिए मसरत आलम को चैलेंज नहीं था जब आपने हमारे साथ 2002 में अलायंस किया। आपके लिए सैयद अली शाह गिलानी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके पास तो मॉरल अथॉरिटी नहीं है इस चीज में बात करने की। आज जिन चीजों को आप गलत कह रहे हैं, कल तक उन्हीं चीजों दोनों से मेरी गुजारिश है, प्लीज एक सेकंड के लिए मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड। ताक साहब, अफजल साहब, राकेश सिन्हा जी जल्दी से कमेंट, फिर ब्रेक पर जाना है। राकेश सिन्हा जी जल्दी से कमेंट। एक सेकंड ताक साहब, एक सेकंड प्लीज। ताक साहब प्लीज एक सेकंड। कानून हम आपसे ज्यादा, एक सेकंड राकेश सिन्हा जी, कानून हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हमें कानून बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मॉरल दिखाने का बहुत जरूरत है। मुझे कुछ कहने दीजिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, दोनों की आवाज नीची कर दें प्लीज, दोनों की आवाज नीची कर दें जल्दी से। राकेश जी छोटा सा 2 लाइन में कमेंट, फिर ब्रेक पर जाएंगे। आवाज नीची करें प्लीज राकेश सिन्हा जी जल्दी से। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि पीडीपी ईमानदारी से कह रही है कि ऐसे तत्वों को हैंडल करेगी, तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक सरकार को मिनट और घंटे का अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए। यदि पीडीपी ईमानदारी से कह रही है नहीं। हमारा भी कंसर्न वही है जो आपका कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि यह मुफ्ती के लिए परीक्षा की घड़ी है। यदि वह किसी भी प्रकार की सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे आपको बता दें, 98% जनता, हजारों SMS आए हैं, 98% जनता ये कहती है मुफ्ती की मेहरबानी से गिरफ्तारी से बचा हुआ है मसरत। अब ताक साहब ये बता दीजिए जरा, देश को लगे हाथ कि कानून का हवाला आप बार बार दे रहे हैं, वही कानून कहता है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तार करेंगे या नहीं? कोई टाइमलाइन है? कोई टाइमलाइन है? 5 मिनट बाद राहुल गांधी। देखिए टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है, ये काम एसएचओ का है। अगर आप एसएचओ का काम भी आप मेरे सुपुर्द कर देंगे तो एसएचओ क्या करेगा? ये एक केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात हुआ होगा, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही हैज टू फॉलो द कोडल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में कुछ प्रोविजंस है, उसने फॉलो करना है, और अगर उसको लगता है कि अरेस्ट करना है वो अरेस्ट करेगा। मैं आपको सिर्फ ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत काम न करेगी, न उसको करने के लिए कहा जाएगा। आश्वासन नहीं, लोगों को एक्शन चाहिए, इसमें कहीं कमी दिख रही है। सभी खास मेहमानों से जल्दी कमेंट्स में लेना चाहती हूँ, मैं जल्दी कमेंट्स लेना चाहती हूँ। राकेश जी आप अपनी बात कह लें जल्दी से, 2 लाइन में प्लीज। देखिए मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं, यदि इस गठबंधन से सेना, पुलिस, प्रशासन और राष्ट्रवादी लोगों का मनोबल बढ़ता है तो गठबंधन जारी रहना चाहिए। यदि सेना, पुलिस, प्रशासन और राष्ट्रवादी लोगों का मनोबल गिरता है तो गठबंधन को चला जाना चाहिए। एहसास हो रहा है सुधांशु जी कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, लोग परख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं,
पूरा जो अच्छा दिन, विकास, तमाम बातें हैं, उन सब पर पानी फिर सकता है? देखिए, इसमें एक अच्छा प्रयास, अच्छी भावना से है। यदि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। मीम अफजल साहब, देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज जो कुछ हुआ अब तक वो तो बहुत संगीन है ही, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कल जो बंद की कॉल दी गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इमीडिएटली सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए कि कल कश्मीर में कोई वायलेंस ना हो और कोई नया विवाद खड़ा ना हो कल। बिल्कुल, हम इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।